हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम इकोनॉमिक्स का सेकंड लेसन कंटिन्यू पढ़ेंगे। उत्पादन में तृतीयक क्षेत्र का बढ़ता महत्व, यानी कि हमने इस लेसन में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र के बारे में पढ़ लिया था। तो अब हम पढ़ेंगे कि उत्पादन में तृतीयक क्षेत्र का महत्व क्यों बढ़ रहा है। वर्ष 1973, 74 और 2013-14 के बीच 40 वर्षों में यद्यपि सभी क्षेत्रकों में उत्पादन में वृद्धि हुई, परंतु सबसे अधिक वृद्धि तृतीयक क्षेत्र के उत्पादन में हुई है। परिणामतः वर्ष 2013-14 में भारत में प्राथमिक क्षेत्र को प्रतिस्थापित करते हुए तृतीयक क्षेत्र सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभरा है। भारत में तृतीयक क्षेत्र कितना महत्वपूर्ण क्यों हो गया? इसके कई कारण हो सकते हैं। तो पहला कारण क्या है कि किसी भी देश में अनेक सेवाओं जैसे अस्पताल, शैक्षिक संस्थाएं, डाक एवं तार सेवा, थाना, कचहरी, ग्रामीण प्रशासनिक कार्यालय, नगर निगम, रक्षा, परिवहन, बैंक, बीमा कंपनी इत्यादि की आवश्यकता होती है। इन्हें क्या माना जाता है? बुनियादी सेवाएं माना जाता है। किसी विकासशील देश में इन सेवाओं के प्रबंधन की जिम्मेदारी सरकार उठाती है। द्वितीयक कृषि, यानी कि दूसरा क्या कारण है इसका? कृषि एवं उद्योगों के विकास से परिवहन, व्यापार, भंडारण जैसी सेवाओं का विकास होता है। प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र का विकास जितना अधिक होगा, ऐसी सेवाओं की मांग उतनी ही अधिक होगी। तीसरा कारण क्या है? जैसे जैसे आय बढ़ती है, कुछ लोग जो हैं अन्य कई सेवाओं जैसे रेस्टोरेंट वगैरह खोल लेते हैं, पर्यटन, शॉपिंग, निजी हॉस्पिटल, निजी विद्यालय, व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि की मांग जो है वो शुरू कर देते हैं। आप नगरों में, विशेषकर बड़े नगरों में इस द्रुत परिवर्तन को देख सकते हैं, यानी कि इन चेंजेस को आप बड़े बड़े नगरों में देख सकते हो। तो चौथा क्या कारण है? विगत दशकों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं महत्वपूर्ण एवं अपरिहार्य हो गई हैं। इन सेवाओं के उत्पादन में तीव्र वृद्धि हो रही है, यानी कि इनकी जो मांग है वो दिन प्रतिदिन सूचना और प्रौद्योगिकी संचार की मांग जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इनमें इम्प्रूवमेंट भी होती जा रही है। अध्याय 4 में हम इन नवीन सेवाओं और इनके प्रसार के कारणों की चर्चा करेंगे, यानी कि इनकी जो है किस तरह से इनका प्रचार प्रसार होता है, इस बारे में हम लेसन नंबर 4 में पढ़ेंगे। अंततः आपको याद रखना चाहिए कि सेवा क्षेत्र की सभी सेवाओं में समान रूप से समृद्धि नहीं हो रही है। भारत में सेवा क्षेत्र कई तरह से लोगों को नियोजित करते हैं। एक और उन सेवाओं की संख्या सीमित है जिसमें अत्यंत कुशल और शिक्षित श्रमिकों को रोजगार मिलता है। दूसरी ओर बहुत अधिक संख्या में लोग छोटी दुकानों, मरम्मत कार्यों, परिवहन जैसी सेवाओं में लगे हुए हैं और वे लोग बड़ी मुश्किल से जीविका निर्वाह कर पाते हैं और वो इन सेवाओं में इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि उनके पास और कोई विकल्प या अवसर नहीं है, यानी कि उनको जो है कोई भी ऐसा काम उनके पास नहीं है जिससे वो अपना गुजारा चला सके, तो वो इन कार्यों में लगे हुए हैं। इस कारण सेवा क्षेत्र में केवल कुछ भागों का भी ही महत्व बढ़ रहा है, पर आप इनके बारे में अगले खंड में विस्तार से पढ़ेंगे, यानी कि नेक्स्ट लेसन में। भारत के संदर्भ में एक उल्लेखनीय तथ्य है कि यद्यपि सकल घरेलू उत्पाद में तीनों क्षेत्रकों की हिस्सेदारी में परिवर्तन हुआ है, फिर भी रोजगार में ऐसा ही परिवर्तन नहीं हुआ है। आरेख 3 वर्ष 1977 और 8 एवं 2017-18 और वर्ष 2003 में तीनों क्षेत्रकों में रोजगार की हिस्सेदारी को दिखाता है और आज भी प्राथमिक क्षेत्र में सबसे बड़ा नियोक्ता है, यानी कि सबसे ज़्यादा लोग प्राथमिक क्षेत्र में लगे हुए हैं। यानी कि आज के टाइम के भी अगर हम आंकड़े देखें तो सबसे ज़्यादा लोग जो है प्राथमिक क्षेत्र में लगे हुए हैं। जैसे इसमें दिखाया गया है, जो ब्लू कलर वाला है वो प्राथमिक क्षेत्र है और जो रेड कलर में दिखाया है ये हमारा द्वितीयक क्षेत्र है और जो ग्रीन कलर में है वो हमारा कौन सा क्षेत्र है? तृतीयक क्षेत्र। तो सबसे ज़्यादा लोग कौन से क्षेत्र में लगे हुए हैं? प्राथमिक क्षेत्र में, यानी कि कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन इत्यादि कामों में ज़्यादा से ज़्यादा लोग लगे हुए हैं भारत में। अधिकांश लोग कहाँ नियोजित हैं? यानी कि जो इसमें जैसे मैंने आपको बताया है
सबसे ज़्यादा लोग जो हैं प्राथमिक क्षेत्र में लगे हुए हैं। सकल घरेलू उत्पाद में तीनों क्षेत्रकों की प्रतिशत हिस्सेदारी प्रस्तुत करते हैं, यानी कि जीडीपी में हम तीनों क्षेत्रकों की जो हिस्सेदारी है वो देखते हैं। अब आप 40 वर्षों में क्षेत्रकों के बदलते महत्व को प्रत्यक्षतः देख सकते हैं। प्राथमिक क्षेत्र से रोजगार का ऐसा ही क्षेत्रक स्थानांतरण क्यों नहीं हुआ? इसका कारण यह है कि द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक में रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सृजन नहीं हुआ। यद्यपि इस अवधि में वस्तुओं के औद्योगिक उत्पादन में 3 गुना से ज़्यादा वृद्धि हुई, परंतु औद्योगिक रोजगार में लगभग 3 गुना ही वृद्धि हुई है। तृतीयक क्षेत्रक पर भी यही बात लागू होती है। सेवा क्षेत्र में उत्पादन में 14 गुना वृद्धि हुई, परंतु रोजगार में सिर्फ इसमें 5 गुना वृद्धि ही हुई है। यानी कि प्रोडक्ट ज़्यादा हो रहे हैं और रोजगार लोगों को कम मिल रहे हैं इनमें। परिणामतः देश के आधे से अधिक श्रमिक प्राथमिक क्षेत्रक मुख्यतः कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिनका सकल घरेलू उत्पाद में योगदान लगभग 1/6 भाग है। इसकी तुलना में द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में बाकी हिस्सा है, परंतु ये क्षेत्र कम लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। इसका क्या अर्थ है कि कृषि क्षेत्र में लगे जो श्रमिक हैं वो अपनी क्षमता से कम उत्पादन कर रहे हैं। क्या इसका अर्थ यह है कि कृषि में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए हैं? अतः यदि आप कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से हटा देते हैं तो भी उत्पादन जो है प्रभावित नहीं होगा। दूसरे शब्दों में कृषि क्षेत्र में श्रमिकों में अल्प बेरोजगारी है। अल्प बेरोजगारी मतलब जैसे कई बार जो है मौसमी बेरोजगारी भी हम इसको कह सकते हैं। जैसे मौसम के अकॉर्डिंग लोगों को काम मिल जाता है, बीच के टाइम में वो फ्री रहते हैं। जब फसलों को हम यानी कि फसलों को जैसे तैयार हो जाती हैं फसलें, उस टाइम कटाई वगैरह का काम होता है। और स्टार्टिंग में जब फसलें लगाई जाती हैं, फसलें यानी कि जैसे फसलों को लगाया जाता है या फिर फसल गेहूं वगैरह बोते हैं या जीरी लगाते हैं, जो ठीक है धान लगाते हैं, उस टाइम में लोगों को रोज़गार मिल जाता है। परंतु जो बीच का टाइम पीरियड है उसमें वो फ्री हो जाते हैं, तो इसको हम अल्प बेरोजगारी, एक तरह से छुपी हुई बेरोजगारी कहेंगे। ठीक है, एक छोटा किसान लक्ष्मी का उदाहरण ले लेते हैं, जिसके पास 2 हेक्टेयर असिंचित भूमि है, जो सिंचाई के लिए केवल वर्षा पर निर्भर है। यानी कि उसके पास सिंचाई के लिए भी कोई और साधन नहीं है, यानी कि ट्यूबवेल वगैरह की उसके पास सुविधा नहीं है, वो सिर्फ वर्षा के ऊपर डिपेंड है। और ज्वार एवं अरहर जैसी फसलें वो उपजाता है। और उसके परिवार में जो है सभी 5 सदस्य उस भूमि पर वर्ष भर काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें कहीं और रोजगार उपलब्ध नहीं है। आप देखेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति काम कर रहा है, कोई भी बेकार नहीं है। यानी कि 5 सदस्य है, 5 के 5 काम कर रहे हैं, कोई भी फ्री नहीं है, परंतु वास्तव में उनका श्रम प्रयास विभाजित है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ काम कर रहा है, परंतु किसी को भी पूर्ण रोजगार प्राप्त नहीं है। यह अल्प बेरोजगारी की स्थिति है। यहाँ लोग प्रत्यक्ष रूप से काम कर रहे हैं, लेकिन सभी अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हैं। इस प्रकार की अल्प बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी भी हम कह सकते हैं, क्योंकि उन लोगों की जो बेरोजगारी, जिनके पास कोई रोजगार नहीं है और बेकार बैठे हैं, ये अलग हैं। इसको हम खुली बेरोजगारी भी कहते हैं, इसे हम प्रच्छन्न बेरोजगारी कहेंगे। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन हो जाता है कि अल्प बेरोजगारी या खुली बेरोजगारी किसे कहते हैं। तो इसमें इसका आंसर होगा कि यदि जैसे एक खेत का एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक घर के 5 सदस्य हैं, वो उसमें काम कर रहे हैं। यदि उनमें से 2 को हटा दिया जाए तब भी उतना ही काम होना है, और यदि उनको उसमें लगा दिया जाए तब भी उतना ही काम होना है। ठीक है, तो इस तरह की जो बेरोजगारी है उसको हम छुपी हुई बेरोजगारी कहेंगे। अब मान लेते हैं कि एक भूस्वामी सुखराम आता है और अपनी ज़मीन पर काम करने के लिए लक्ष्मी के परिवार के 1 या 2 सदस्यों को भाड़े पर ले जाता है, यानी कि जैसे दिहाड़ी वगैरह पे लेके चला जाता है। अब लक्ष्मी के परिवार को मजदूरी के द्वारा कुछ अतिरिक्त आय होती है, यानी कि उधर से भी मिल गया, 3 बंदे उधर लग गए काम में और 2 जो है उसके साथ चले जाते हैं, ठीक है, काम करने के लिए, तो वहाँ से भी उनकी आय बढ़ जाती है। चूँकि आपको छोटे से भूखंड पर काम करने के लिए 5 लोगों की ज़रूरत नहीं है, अतः 2 लोगों के चले जाने से कृषि उत्पाद प्रभावित नहीं होता। इसलिए दिए गए उदाहरण में 2 सदस्य किसी कारखाने में भी काम करने के लिए जा सकते हैं। एक बार फिर परिवार की कमाई में वृद्धि होगी।
बढ़ेगी। यानी कि यदि वो कारखाने में 2 सदस्य जो एक्स्ट्रा लगे हुए हैं काम में, यदि वो कारखाने वगैरह में काम करते हैं तो परिवार की आय बढ़ेगी और वो लोग अपनी भूमि से पहले जैसा उत्पादन ही करते रहेंगे। यानी कि खेत में तो उतना ही उत्पादन होगा ना। तो भारत में लक्ष्मी की तरह लाखों किसान हैं इसका अर्थ है कि यदि हम कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से हटाकर उन्हें कहीं और समुचित रोजगार उपलब्ध करा दे तो भी कृषि उत्पादन पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई अन्य रोजगार करने से लोगों की आय से परिवार की कुल आय में वृद्धि होगी। अल्प बेरोजगारी दूसरे क्षेत्रों में भी हो सकती है। उदाहरण के लिए शहरों में सेवा क्षेत्र में हजारों अनियत श्रमिक हैं जो दैनिक रोजगार की तलाश करते हैं। वे प्लम्बर, पेंटर, मरम्मत कार्य जैसे रोजगार करते हैं और अन्य लोग असुविधाजनक विषम काम करते हैं। उनमें से कई रोजाना काम नहीं कर पाते। इस प्रकार हम सेवा क्षेत्र के कुछ लोगों को सड़कों पर ठेला खींचते अथवा कुछ चीज़ें बेचते हुए देखते हैं, जहाँ वे पूरा दिन बिता देते हैं परंतु बहुत कम कमा पाते हैं। कई बार उनकी सेल ही नहीं हो पाती। ठीक है, तो वे जो है यह काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई और रोजगार के अवसर नहीं है, कोई और बेहतर अवसर उनके पास नहीं है, तो इसलिए वो इस काम में लगे हुए हैं। अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे हो? उपयुक्त चर्चा से हम देख सकते हैं कि कृषि क्षेत्र में अल्प बेरोजगारी की जो गंभीर स्थिति है वो बनी हुई है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें बिल्कुल रोजगार नहीं मिलता और लोगों के लिए रोजगार की वृद्धि कैसे की जा सके, हम कुछ तरीकों को देखते हैं। हम लक्ष्मी और उसके 2 हेक्टेयर असिंचित भूखंड का उदाहरण लेते हैं। उसके परिवार की भूमि की सिंचाई हेतु एक कुएं का निर्माण करने के लिए सरकार कुछ मुद्रा व्यय कर देती है। सरकार उनको कुछ पैसे दे देती है या बैंक ऋण प्रदान कर देता है उनको। तब लक्ष्मी अपनी भूमि की सिंचाई करने में सक्षम होगी और रबी मौसम में एक दूसरी फसल गेहूँ वो उपजा लेगी वहाँ पे। और हम मान लेते हैं कि 1 हेक्टेयर गेहूं की फसल जो है 2 लोगों को 50 दिनों यानी कि बीज डालने, उसमें पानी देने, खाद डालने और कटाई इत्यादि का रोजगार प्रदान कर सकती हैं। अतः परिवार के 2 अन्य सदस्यों को अपनी ज़मीन में रोजगार मिल सकता है इससे। अब मान लेते हैं कि ऐसे कई खेतों की सिंचाई के लिए एक नए बांध का निर्माण किया जाता है अथवा एक नहर उसमें खोदी जाती है। इससे कृषि क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर सृजित हो सकेंगे और अल्प बेरोजगारी की समस्या अपने आप ही खत्म हो जाएगी, अपने आप ही कम हो जाएंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे लेसन हम नेक्स्ट पीरियड में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।